नमस्कार, मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का MCA विद सुनील में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है परमाणु संरचना। या एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो परमाणु संरचना समझाने से पहले आपको मैं थोड़ा सा पदार्थ के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि पदार्थ की व्याख्या करते समय ही परमाणु की थ्योरी आई थी। ठीक है, तो पदार्थ किसे कहते हैं वो समझ लेते हैं। पदार्थ या द्रव्य, मैटर, इसको अंग्रेजी में कहते हैं मैटर। तो दुनिया की हर वो चीज़ जिसमें द्रव्यमान और आयतन दोनों हो वो पदार्थ कहलाता है। क्या होता है? हर वो चीज़ जिसमें एक तो द्रव्यमान होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए? आयतन होना चाहिए। जिस चीज़ में द्रव्यमान और आयतन दोनों हो वह पदार्थ कहलाता है। द्रव्यमान अर्थात होता है मात्रा, और आयतन इसका मतलब होता है घेरा गया स्थान। घेरा गया स्थान आयतन कहलाता है। कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है वह उसका आयतन कहलाता है। और द्रव्यमान का अर्थ मतलब होता है मात्रा। तो जिस चीज़ में द्रव्यमान और आयतन दोनों हो वो पदार्थ या मैटर कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सब देखते हैं परमाणु क्या होता है। तो किसी पदार्थ को अगर हम तोड़ते जाएं तो एक अवस्था ऐसी आती है कि उस अवस्था से ज़्यादा उस पदार्थ को तोड़ा नहीं जा सकता। वो पदार्थ इतना छोटा हो जाता है कि उसे और ज़्यादा तोड़ा नहीं जा सकता। तो किसी पदार्थ को लगातार तोड़ने पर जो सबसे सूक्ष्मतम कण प्राप्त होता है, जो सबसे छोटा कण प्राप्त होता है, उसे परमाणु कहा जाता है। क्या होता है? किसी पदार्थ को तोड़ने पर जो सबसे सूक्ष्मतम कण प्राप्त होता है, जो सबसे छोटा कण प्राप्त होता है, जिसे और तोड़ा नहीं जा सकता, वो परमाणु कहलाता है। तो परमाणु कहलाता है। ठीक है, अब परमाणु की थ्योरी कहाँ से आई थी वो देख लेते हैं। तो एक भारतीय दार्शनिक थे जिनका नाम था महर्षि कणाद। भारतीय दार्शनिक थे जिनका नाम था महर्षि कणाद। तो महर्षि कणाद ने एक थ्योरी दी अपनी। इन्होंने कहा कि अगर हम पदार्थ को तोड़ते जाएं तो एक अवस्था ऐसी आती है कि पदार्थ को उस अवस्था से ज़्यादा और तोड़ा नहीं जा सकता। तो उस पदार्थ को लगातार तोड़ने पर जो सबसे छोटा कण प्राप्त होता है, जो सबसे सूक्ष्मतम कण प्राप्त होता है, उसे उन्होंने परमाणु कहा। उन्होंने क्या कहा? सबसे छोटे कण को परमाणु कहा। इन्होंने कहा कि किसी पदार्थ को तोड़ने पर जो सबसे छोटा कण प्राप्त होता है, जिसे और ज़्यादा तोड़ा नहीं जा सकता, वो परमाणु है। वो क्या है? परमाणु है। इन्होंने कहा कि परमाणु से छोटा कोई कण नहीं होता है, और ये जो परमाणु है वो अविभाज्य है। ये कथन था महर्षि कणाद का। ठीक इसी समय एक और ग्रीक दार्शनिक थे जिनका नाम था डेमोक्रिटस। ये एक ग्रीक दार्शनिक थे। इन्होंने भी ठीक इसी तरह की एक थ्योरी दी। इन्होंने भी कहा कि जो पदार्थ होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और जो सबसे छोटा कण होता है कि किसी पदार्थ का, वो एटम है। इन्होंने जहाँ महर्षि कणाद ने सबसे छोटे कण को परमाणु कहा, तो डेमोक्रिटस ने उस चीज़ को एटम कहा। एटम जो है एक ग्रीक भाषा से आया हुआ शब्द है। इसका मतलब होता है अविभाज्य। एटम का मतलब होता है अविभाज्य। दोनों ने एक ही थ्योरी दी। दोनों ने कहा कि जो पदार्थ होता है उसको अगर हम तोड़ते जाएं तो एक अवस्था ऐसी आती है कि पदार्थ को उससे ज़्यादा तोड़ा नहीं जा सकता, और जो पदार्थ को लगातार तोड़ने से जो सबसे छोटा कण प्राप्त होता है, बिल्कुल एकदम बारीक सा, उसे इन दोनों ने क्या कहा? परमाणु या एटम कहा। इन्होंने कहा कि जो परमाणु या एटम होता है वो
सबसे छोटा कण होता है किसी पदार्थ का, और उससे ज़्यादा छोटा कोई भी कण नहीं हो सकता। और जो परमाणु होता है या एटम होता है वो अविभाज्य होता है, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, हालांकि इनकी ये जो थ्योरी थी वो एक इनका कल्पना था, एक विचार था, क्योंकि इसको साबित करने के लिए, इसको प्रमाणित करने के लिए इन्होंने किसी तरह का प्रयोग नहीं किया। पर उस समय के जो मनुष्य थे, उस समय के जो मानव थे, उन्होंने इनकी थ्योरी को माना, बिना किसी प्रमाण के जो इन्होंने थ्योरी दी थी उसको भी लोगों ने उस समय माना, और उनकी ये जो थ्योरी थी वो काफ़ी लंबे समय तक चलती आई। लोग उस थ्योरी को सही मानते रहे। फिर समय आया 18वीं शताब्दी का। तो 18वीं शताब्दी में क्या हुआ वो देखते हैं। तो समय आया 18वीं शताब्दी का। तो 18वीं शताब्दी के समय आने पर उस समय वैज्ञानिक हुए, उन्होंने परमाणु के थ्योरी जो थी उस पर काम करने का निर्णय लिया। तो एक वैज्ञानिक थे जॉन डाल्टन, एक वैज्ञानिक हुए जॉन डाल्टन। तो जॉन डाल्टन ने भी सोचा कि मैं भी इस चीज़ पे काम करूँगा। तो उन्होंने परमाणु की थ्योरी पे काम किया। इन्होंने भी अपने प्रयोग किए, और अपने प्रयोग के आधार पर इन्होंने 1808 में एक सिद्धांत दिया। 1808 में इन्होंने परमाणु सिद्धांत दिया, परमाणु सिद्धांत। और इन्होंने कहा कि जो पदार्थ होता है, जो परमाणु होता है वो किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है, यह गोलाकार होता है, और इसे न तो किसी चीज़ से बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इन्होंने क्या कहा कि परमाणु गोलाकार होता है, किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है, छोटा कण होता है, और ये अविनाशी है, अविनाशी है। इसे न तो किसी चीज़ से बनाया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। अर्थात इनके कहने का तात्पर्य था कि परमाणु से छोटा कोई भी कण नहीं होता है। ये थ्योरी दी जॉन डाल्टन ने 1808 में, इन्होंने अपना परमाणु सिद्धांत दिया। अच्छा, परमाणु की खोज का श्रेय भी जॉन डाल्टन को ही जाता है। परमाणु की खोज का श्रेय परमाणु के खोजकर्ता हैं, परमाणु के खोजकर्ता जॉन डाल्टन को ही परमाणु की खोज का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था कि परमाणु जो होता है वो गोलाकार होता है, वो किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है, इसे न तो किसी चीज़ से बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। यह थ्योरी दी जॉन डाल्टन ने। अब मानव प्रवृत्ति होती है कि जब कोई व्यक्ति नया चीज़ आविष्कार करता है तो सामने वाला उसको आसानी से मानता नहीं है, वो देखना चाहता है कि वो प्रमाण चाहता है, सही प्रमाण। वो उसके लिए वो स्वयं भी प्रयास करता है कि वाकई जो सामने बोला गया है वो सही है कि नहीं है। तो एक ऐसे ही वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जे.जे. थॉमसन। तो जे.जे. थॉमसन ने क्या किया वो देखते हैं। जे.जे. थॉमसन तो जॉन डाल्टन ने क्या कहा था कि परमाणु जो होता है वो किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है या गोलाकार होता है, इसे न तो किसी चीज़ से बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने क्या कहा था कि परमाणु से छोटा कोई भी कण नहीं होता है जिससे परमाणु को बनाया जा सकते हैं, अर्थात परमाणु सबसे छोटा कण होता है, ये कहना था जॉन डाल्टन का। फिर उसके बाद जे.जे. थॉमसन ने भी उस पर काम करना प्रारंभ किया। इन्होंने भी रिसर्च किया और प्रयोग किए। प्रयोग के आधार पर इन्होंने 1897 में एक कण की खोज की जिसे इन्होंने इलेक्ट्रॉन नाम दिया। इलेक्ट्रॉन की खोज की 1897 में जे.जे. थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की और इन्होंने अपनी थ्योरी दी। इन्होंने कहा कि प्राचीन समय में या पहले जो भी थ्योरीज दी गई है परमाणु के संबंध में वो बिल्कुल गलत है, जिसमें कहा गया है कि परमाणु जो है वो अविभाज्य कण है, अर्थात परमाणु से छोटा कोई कण नहीं होता। ये जो थ्योरी थी वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि परमाणु के अंदर भी एक कण होता है जिसे इन्होंने इलेक्ट्रॉन नाम दिया। इन्होंने क्या नाम दिया? इलेक्ट्रॉन नाम दिया। इन्होंने कहा कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन नामक एक कण होता है जिससे परमाणु बना होता है। ठीक है, इन्होंने अपनी थ्योरी में कहा कि जो परमाणु होता है वो एक गोलाकार होता है
ये उन्होंने माना। इन्होंने कहा परमाणु होता है वो एक धन आवेशित गोलाकार कण होता है, ठीक है। इसमें अंदर में जो एक धन आवेशित भाग होता है, ये धन आवेशित भाग है सॉरी। इन्होंने कहा कि जो परमाणु होता है वो एक धन आवेशित गोला होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन बीच बीच में इस तरीके से धंसे होते हैं, इस तरीके से धंसे होते हैं। इन्होंने कहा कि जो परमाणु होता है वो एक धनावेशित गोला होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन बीच बीच में धंसे होते हैं। इसकी तुलना हम तरबूज से कर सकते हैं। तरबूज में क्या होता है, गोल होता है, उसमें एक लाल भाग होता है। उस लाल भाग की तुलना इन्होंने धनावेशित भाग से की और उसके बीजों की तुलना इलेक्ट्रॉनों से की। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से तरबूज में लाल भाग के बीच में बीज होते हैं, ठीक उसी तरीके से परमाणु जो होता है वो एक धनावेशित गोला होता है जिसके बीच बीच में इलेक्ट्रॉन धंसे होते हैं। साथ ही इन्होंने कहा कि परमाणु के अंदर जो धन आवेशित भाग है, इन्होंने जो गोलाकार भाग है धन आवेशित भाग है और जो ऋण आवेशित भाग है दोनों समान मात्रा में होते हैं। इन्होंने इलेक्ट्रॉन को ऋण आवेशित वाला कहा। इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऋण आवेशित होते हैं, ठीक है। तो परमाणु के अंदर धन आवेश और ऋण आवेश दोनों समान मात्रा में होते हैं, इसलिए जो परमाणु होता है वो विद्युत रूप से उदासीन होता है। ये कहा जे थॉमसन ने। अब ये तो बोल दिया इन्होंने कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर इलेक्ट्रॉन किस तरीके से निवास करते हैं परमाणु के अंदर, वो जे थॉमसन उन्होंने डिस्क्राइब नहीं किया। वो नहीं बता पाए क्लियरली कि एक्चुअल में जो परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो आखिर रहते किस तरीके से हैं। ये इनकी थ्योरी में एक कमी रह गई। तो इसके बाद और एक वैज्ञानिक हुए, इनका देखते हैं। जे थॉमसन के बाद एक और वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ये जानना चाहते थे कि अगर परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन है तो वो रहते किस तरीके से हैं। तो इन्होंने इसके लिए भी इन्होंने अपने प्रयोग किए, रिसर्च किए, अपने कार्य किए उस चीज़ को लेकर। तो प्रयोग करने के बाद इन्होंने अपनी एक थ्योरी दी। इन्होंने कहा कि जो परमाणु होता है वह मुख्यतः दो भागों से मिलकर बना होता है। इन्होंने क्या कहा, परमाणु जो होता है मुख्यतः दो भागों से मिलकर बना होता है। एक मध्य भाग होता है जिसमें संपूर्ण धन आवेश रहता है कम परमाणु का, और इसमें परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान निहित रहता है इसमें। साथ ही इसमें इन्होंने कहा कि एक बाहरी भाग होता है। एक तो मध्य भाग बोला इन्होंने, एक मध्य भाग होता है बोला। परमाणु दो भागों से मिलकर बना होता है कहा इन्होंने, एक मध्य भाग और दूसरा बाहरी भाग। बाहरी भाग, जो मध्य भाग है उसमें परमाणु का संपूर्ण धन आवेश निहित रहता है, और जो बाहरी भाग है उसमें इलेक्ट्रॉन इस तरीके से वृत्ताकार पथ में गति करते रहते हैं। इन्होंने इस मध्य भाग को नाभिक कहा। नाभिक या न्यूक्लियस कहा, और इसको कहा इलेक्ट्रॉनिक वातावरण जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वातावरण या इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट। इन्होंने कहा कि जो नाभिक होता है उसमें परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित रहता है और इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में गति करते रहते हैं। जब इन्होंने नाभिक की खोज का श्रेय भी देखिए, इन्होंने कहा था कि मध्य भाग को इन्होंने नाभिक नाम दिया था, इन्होंने रदरफोर्ड ने। तो परमाणु के नाभिक का खोज का श्रेय रदरफोर्ड को दिया जाता है। नाभिक की खोज, परमाणु के नाभिक की खोज का श्रेय किनको दिया जाता है, रदरफोर्ड को दिया जाता है। ठीक है, रदरफोर्ड को अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी, तो उसका आंसर क्या होगा, रदरफोर्ड। ठीक है। अच्छा, इन्होंने अपनी थ्योरी में क्या बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं इस तरीके से वृत्ताकार पथ में। तो प्रश्न ये उठा कि अगर इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं तो त्वरित गति के कारण
त्वरित होते रहते हैं, ठीक है, त्वरित होते रहते हैं, वृत्ताकार पथ में घूमते रहते हैं, तो घूमते घूमते उनमें ऊर्जा की हानि होगी, और जब ऊर्जा की हानि होगी तो वो कमज़ोर होंगे, और जब कमज़ोर होंगे तो नाभिक में गिर जाएंगे। जब उनसे ये पूछा गया कि नाभिक में गिर जाएंगे, ये एक अवस्था ये हुई, एक कंडीशन ये हुई, अगर नहीं गिरते हैं तो क्यों नहीं गिरते हैं? कमज़ोर होते हैं, जैसे वृत्ताकार पथ में घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो घूमते घूमते वो कमज़ोर हो जाएंगे, और कमज़ोर होंगे तो नाभिक में भी गिर सकते हैं। तो इसका समाधान क्या है? या फिर नहीं गिरते हैं तो वो क्यों नहीं गिरता है? जब ये प्रश्न इनसे पूछा गया रदरफोर्ड से, तो इसका समाधान रदरफोर्ड नहीं कर पाया। तो इनकी थ्योरी में भी ये कमी रह गई कि ये बता नहीं पाए कि इलेक्ट्रॉन अगर वृत्ताकार पथ में घूमते रहते हैं तो नाभिक में गिरते हैं, तो क्या क्यों गिरते हैं, और अगर नहीं गिरते हैं तो क्यों नहीं गिरते हैं? ये इसका समाधान रदरफोर्ड नहीं कर पाए। तो इनके बाद एक और वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था नील्स बोर। नील्स बोर तो नील्स बोर जो कमी रदरफोर्ड की थ्योरी में रह गई थी, जिसमें उनसे प्रश्न पूछा गया कि अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं तो नाभिक में गिर सकते हैं, और नहीं गिरते तो क्यों नहीं गिरते हैं, जिसका समाधान रदरफोर्ड नहीं कर पाए थे। तो उस पर इन्होंने कार्य करना प्रारंभ किया, नील्स बोर ने। इन्होंने अपने भी प्रयोग किए, और प्रयोग के आधार पर इन्होंने अपनी थ्योरी दी। इन्होंने कहा कि ये बात बिल्कुल सही है कि परमाणु में एक नाभिक होता है जिसमें संपूर्ण धनावेश और द्रव्यमान केंद्रित रहता है परमाणु का। साथ ही इन्होंने कहा कि इस नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित वृत्ताकार पथ होते हैं, इस तरीके से कुछ निश्चित वृत्ताकार पथ होते हैं, इस तरीके से। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इन्हीं निश्चित वृत्ताकार पथों में घूमते हैं, इन्हीं निश्चित वृत्ताकार पथों में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन इन निश्चित वृत्ताकार पथों में घूमते हैं तो उनमें ऊर्जा की कोई हानि नहीं होती है, और चूँकि उनकी ऊर्जा की हानि नहीं होती है इसलिए वो नाभिक में नहीं गिरते हैं। ये थ्योरी दी नील्स बोर ने। उन्होंने कहा कि एक नाभिक होता है, बिल्कुल सही बात है, नाभिक में संपूर्ण द्रव्यमान रहता है, वो भी बिल्कुल सही बात है परमाणु का। उसके साथ उन्होंने कहा कि इस नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित वृत्ताकार पथ होते हैं, और इन्हीं वृत्ताकार पथों में जो इलेक्ट्रॉन हैं वो निश्चित रूप से अपने वृत्ताकार पथों में गति करते हैं या घूमते हैं। और जब इन वृत्ताकार पथों में जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं तो वो उनमें ऊर्जा की हानि नहीं होती है, और ऊर्जा की हानि नहीं होती है इसलिए वो नाभिक में नहीं गिरते हैं। उन्होंने इसको नाभिक कहा, नाभिक कहा। ये नाभिक है, और ये क्या है, इन्होंने इसे ऊर्जा स्तर कहा, ऊर्जा स्तर या कोश, एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल या सेल, सेल कहा। और नाभिक को न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कहा। ठीक है, ये थ्योरी दी नील्स बोर ने। अब इलेक्ट्रॉन तो हो गए, ठीक है। अच्छा, इससे पहले क्या था, 1886 में ये नील्स बोर ने थ्योरी दे दी। इसको आप लोग वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। में, इनसे पहले 1886 में क्या हुआ था, एक गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक थे, गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने कैनाल किरणों की खोज की थी 1886 में। ये जो किरणें थी वो धनावेशित किरणें थी, और आगे चलकर इन्हीं किरणों से जो किरणें थी, इन्होंने कैनाल किरणों की खोज की, और आगे चलकर इन्हीं कैनाल किरणों से ये धनावेशित थी, ठीक है, धनावेशित थी। आगे चल के इन्हीं कैनाल किरणों से एक धनावेशित
की खोज हुई जिसे नाम दिया गया प्रोटॉन, जिसे नाम दिया गया प्रोटॉन। ये कहा गया कि जो प्रोटॉन होता है वो धनावेशित होता है, ये परमाणु के नाभिक में होता है। किसमें होता है? जो धनावेशित भाग है वो प्रोटॉन होता है, जो धन आवेश होता है वो प्रोटॉन होता है, जो परमाणु के नाभिक में होता है। ये गोल्डस्टीन ने कहा, ठीक है। तो इसकी खोज कब हुई थी? 1886 में हुई थी। हालांकि जो प्रोटॉन नाम है वो रदरफोर्ड ने दिया था 1920 में, ठीक है। ये जो नामकरण हुआ, प्रोटॉन नाम दिया 1920 में रदरफोर्ड ने दिया था, रदरफोर्ड ने दिया था। जो धन आवेश होता है नाभिक के अंदर परमाणु के, वो प्रोटॉन होता है, ठीक है। तो प्रोटॉन की खोज 1886 में किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी। ये धन आवेशित होता है, ठीक है। अच्छा, 1886 में हुआ। 1932 में क्या हुआ? 1932 में एक वैज्ञानिक थे जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक। तो 1932 में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन नामक एक कण की खोज की, न्यूट्रॉन नामक एक कण की खोज की। न्यूट्रॉन नामक एक पार्टिकल का इन्होंने इन्वेंशन किया। इन्होंने कहा कि जो न्यूट्रॉन होता है वो जीरो चार्ज होता है, इसमें कोई आवेश नहीं होता, लेकिन जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर ही होता है। यह परमाणु के नाभिक में पाया जाता है, अर्थात परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के साथ साथ न्यूट्रॉन भी पाया जाता है। ये कहना था जेम्स चैडविक का। और इसका द्रव्यमान हालांकि प्रोटॉन के द्रव्यमान के ही बराबर होता है। दोनों में अंतर में क्या था कि प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज था, लेकिन न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं था, इसमें शून्य आवेश था, जीरो चार्ज था। इसकी खोज हुई थी 1932 में। किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी न्यूट्रॉन की खोज, ठीक है। अब देखिए, अब इन सब चीज़ों को जोड़ने के बाद एक परमाणु का हमें संरचना प्राप्त होता है, ठीक है। एक नाभिक होता है और इसके चारों ओर कुछ निश्चित वृत्ताकार पथ होते हैं, इस तरीके से। इनमें क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन रहते हैं वृत्ताकार पथों में। इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन है, ये इन वृत्ताकार पथों में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं इस तरीके से। जो नाभिक होता है, ये नाभिक है, नाभिक है। इसमें क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों हैं। प्रोटॉन में +1 चार्ज होता है और न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं होता, इसलिए 0 से इसका चार्ज को डिनोट किया जाता है। और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन, जिसमें माइनस चार्ज होता है, -1 चार्ज होता है, ठीक है। इसमें +1 चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज होता है। और ये क्या है? ये है ऊर्जा स्तर, ऊर्जा स्तर या कोश या कक्ष, कक्ष भी कहते हैं, ठीक है। कक्ष, एनर्जी लेवल बोलते हैं इसको, एनर्जी लेवल, इसको सेल बोलते हैं, इसको ऑर्बिट बोलते हैं। तीनों में से कुछ भी कहा जा सकता है इनको। ऊर्जा स्तर भी कहा जाता है, कोश भी कहा जाता है, या कक्ष भी कहा जाता है इनको, ठीक है। अच्छा, जो इनको किस चीज़ से डिनोट किया जाता है? तो ये पहला एनर्जी लेवल हो गया, 1 से डिनोट करते हैं इसको, 2 से, 3 से, सॉरी ये तो नाभिक हो गया। ये है पहला एनर्जी लेवल, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। जो कक्ष होते हैं या कोश होते हैं, इनको स्मॉल n से डिनोट किया जाता है, ठीक है। ऊर्जा स्तर या कोश से कक्ष को स्मॉल n से डिनोट किया जाता है। तो n बराबर क्या होता है? इसको अंग्रेजी के कैपिटल K, कैपिटल L, M
एन इस तरीके से डिनोट किया जाता है। और अगर नंबर्स में डिनोट किया जाता है तो 1 2 3 4 से डिनोट किया जाता है। के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी इस तरीके से अगर और ऊर्जा स्तर बढ़ते जाएँ आगे तो और क्या हो जाएगा, के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी इस तरीके से बढ़ते जाएंगे। तो ये जो हैं कोश कौन कौन से हो गए, के एल एम एन। अगर नंबर्स में इसको दर्शाया जाए तो क्या होगा, 1 2 3 4। ठीक है, तो ऊर्जा स्तर हो गए ये। अच्छा, ये जो कोश होते हैं ये कुछ उपकोशों से मिलके बने होते हैं। ये किन से मिलके बने होते हैं, उपकोशों से, उपकोश से मिलके बने होते हैं। सब सेल कहा जाता है, उपकोश को सब सेल कहा जाता है। ठीक है, उपकोश को स्मॉल एल से दर्शाया जाता है। तो सब सेल होते हैं एस पी डी और एफ। जैसे जिस तरीके से कोश को स्मॉल एन से डिनोट किया जाता है, ठीक उसी तरीका से सब सेल को स्मॉल एल से दर्शाया जाता है। तो कोश कौन कौन से होते हैं, के एल एम एन, या फिर नंबर से देखें तो 1 2 3 4। उसी तरीके से सब सेल को स्मॉल एल से डिनोट किया जाता है। सब सेल कौन कौन से होते हैं, एस पी डी और एफ, ये 4 ही होते हैं। फिलहाल अभी तक जितने अभी तक प्राप्त हुए हैं वो 4 ही सब सेल हैं। ठीक है, तो ये जो सेल होते हैं वो इन सब सेल से मिलकर बने होते हैं। जैसे पहला जो सेल होता है, पहले जो सेल होता है वो केवल एक सब सेल से मिलकर बना होता है, वो है केवल एस। जो दूसरा सेल होता है वो 2 सब सेल से मिलकर बना होता है, एस और पी। जो तीसरा सेल होता है वो 3 सब सेल से मिलकर बना होता है, एस पी और डी। और जो चौथा सेल होता है वो 4 सब सेल से मिलकर बना होता है, एस पी डी और एफ। अर्थात अगर पहला सेल है तो वो केवल एक सब सेल से मिलकर बना होगा या एक उपकोश से मिलकर बना होगा, एस। अगर दूसरा सेल है तो वो 2 से मिलकर बना होगा। अगर तीसरा सेल है तो 3 सब सेल से मिलकर बना होगा। और अगर चौथा सेल है तो वो इन चारों सब सेल से मिलकर बना होगा। जैसे अगर हम बात करें पहले सेल की, तो पहला सेल केवल एक सब सेल से मिलकर बना होता है, वो होता है एस से। दूसरा सेल 2 सब सेल से मिलकर बना होता है, एस और पी से। तीसरा सेल 3 सब सेल से मिलकर बना होता है, एस पी और डी से, है ना। जैसे जो के सेल है ये केवल एस सब सेल से मिलकर बना होता है। जो एल है दूसरा सब सेल है, दूसरा सेल है वो 2 सब सेल से मिलकर बना होता है, एस और पी से। जो तीसरा सेल है एम, ये 3 सब सेल से मिलकर बना होता है, एस पी और डी। और चौथा जो सेल होता है एन, ये मिलकर बना होता है 4 सब सेल से, एस पी डी और एफ। इस तरीके से ये जो सेल हैं इन सब सेल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो ये जो सब सेल होते हैं ये भी कुछ किससे मिलके बने होते हैं, कुछ और कक्षों से मिलके बना होता है, जिन्हें क्या कहा जाता है, कक्षक कहा जाता है। कक्षक कहा जाता है। जो कोश होते हैं वो उपकोश से मिलके बने होते हैं, और जो उपकोश होते हैं वो कक्षक से मिलके बने होते हैं। कक्षक अर्थात ऑर्बिटल, ऑर्बिटल से मिलके बने होते हैं उपकोश, उपकोश से मिलके बना होता है कोश। ठीक है, तो कक्षक को डिनोट किया जाता है स्मॉल एम से, स्मॉल एम से। ठीक है, स्मॉल एम से कक्षक को डिनोट किया जाता है। तो जैसे मान लीजिए जो, अच्छा ये चीज़ तो आप जान गए कि जो उपकोश होता है वो ऑर्बिटल से मिलके बने होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कोश उपकोश से मिलके बने होते हैं, वैसे ही उपकोश कक्षक से मिलके बने होते हैं। जैसे के जो कोश होता है वो केवल एक उपकोश से मिलके बना होता है, एस। जो एल कोश होता है वो 2 उपकोशों से मिलके बना होता है, एस और पी। जो एम कोश होता है वो 3 उपकोशों से मिलके बना होता है, एस पी डी, है ना। और जो चौथा कोश होता है वो 4 उपकोशों से मिलके बना होता है, एस पी डी और एफ। ठीक उसी तरीके से जो
सब शेल होते हैं, जो सब शेल जैसे एस, पी, डी और एफ हो गए, है ना, वो कितने कक्षक से मिलके बने होते हैं वो देखते हैं। ये क्या हो गए सब शेल, ये किससे मिलके बने होंगे, ये मिलके बने होंगे कक्षक से। तो देखते हैं कौन सा उपकोष कितने कक्षक से मिलके बना है वो देखते हैं। तो जो सॉरी, तो जो एस उपकोष होता है वो केवल एक कक्षक से मिलके बना होता है। ठीक है, मैं इसको इधर दिखा देता हूँ, जगह कम है। जो एस, ये इसको एल मान लेते हैं, ठीक है, और इधर एम, ये क्या है उपकोष है और ये कक्षक है। ठीक, तो जो एस उपकोष होता है वो केवल एक ऑर्बिटल से मिलके बना होता है, एक ऑर्बिटल। जो पी उपकोष होता है वो 3 ऑर्बिटल से मिलके बना होता है, इस तरीके से। जो डी उपकोष होता है वो 5 ऑर्बिटल से मिलके बना होता है, 1 2 3 4 5, ठीक है। और जो एफ उपकोष होता है वो 7 ऑर्बिटल से मिलके बना होता है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए जिस तरीके से जो कोश होते हैं वो उपकोशों से मिलके बने होते हैं, उसी तरीके जो उपकोश होते हैं वो कक्षक से मिलके बने होते हैं, वो ऑर्बिटल से बने होते हैं। तो एस उपकोश में केवल एक ऑर्बिटल होता है, पी उपकोश में 3 ऑर्बिटल होते हैं, डी उपकोश में 5 ऑर्बिटल होते हैं और एक ऑर्बिटल होता है, पी में 3 होता है, 5 और 7। इस तरीके से कर लेते हैं इसको। जो एस उपकोष होता है केवल एक ऑर्बिटल से मिलकर बना होता है, जो पी उपकोष होता है ये 3 ऑर्बिटल से मिलकर बने होते हैं, जो डी उपकोष होते हैं वो 5 ऑर्बिटल से मिलकर बने होते हैं और जो एफ उपकोष होता है वो 7 ऑर्बिटल से मिलकर बना होता है। ये इस तरीके डिब्बे में याद रखेंगे तो और बढ़िया है, क्योंकि इससे आसानी होगी। क्यों? क्योंकि इन्हीं ऑर्बिटल्स में जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। परमाणु के अंदर जो ये कक्षक होते हैं ना, ये इन्हीं कक्षकों के अंदर या इन्हीं ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन मौजूद रहते हैं, इन्हीं में मौजूद रहते हैं जो इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, तो ये एस उपकक्ष में केवल एक ऑर्बिटल होता है, पी उपकोष में 3 ऑर्बिटल होते हैं, डी उपकोष में 5 ऑर्बिटल होते हैं और एफ उपकोष में 7 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, जो कोश होता है वो उपकोष से मिल के बने होता है, जो उपकोष होते हैं वो कक्षक या ऑर्बिटल से बने होते हैं। और जो ये परमाणु होता है वो मुख्यतः 3 मूलभूत कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से ही मिलकर एक परमाणु का निर्माण होता है। तो पहले जो थोड़ी जिसमें कहा गया था कि परमाणु जो है अविभाज्य कण है, वो बिल्कुल गलत साबित हुआ। क्यों? क्योंकि परमाणु अविभाज्य कण नहीं है, बल्कि परमाणु के अंदर भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये तीनों कण पाए जाते हैं। क्योंकि इन तीनों कणों से मिलकर एक परमाणु बनता है, इसलिए इन तीनों को मूलभूत कण भी कहा जाता है, फंडामेंटल पार्टिकल, मूलभूत कण। फंडामेंटल पार्टिकल कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जिनसे मिलकर एक परमाणु का निर्माण होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं, अब ये संरचना देख लिया किस तरीके से ये बना है एक परमाणु। परमाणु किस तरीके से बना है? इसमें एक नाभिक होता है जिसमें इसका संपूर्ण द्रव्यमान और धनावेश होता है। तो नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित वृत्ताकार पथ होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। इन वृत्ताकार पथों को क्या कहा जाता है? कोश कहा जाता है या ऊर्जा स्तर या कक्ष कहा जाता है। ये जो कोश होते हैं कुछ उपकोशों से मिलकर बने होते हैं।
अच्छा, ये ऊर्जा स्तर के नाम ये हैं के एलिमेंट। नंबर्स में देखें तो 1 2 3 4। अच्छा, ये जो कोश होते हैं वे कुछ उपकोशों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें S, P, D और F कहा जाता है। और ये जो उपकोश होते हैं वो कक्षक से या ऑर्बिटल से मिलकर बने होते हैं। जैसे S उपकोश में एक ऑर्बिटल होता है, P उपकोश में 3 ऑर्बिटल होते हैं, D उपकोश में 5 ऑर्बिटल होते हैं और F उपकोश में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। और ये 3 मूलभूत कणों से मिलकर बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, ये संरचना हो गया परमाणु की। अब देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में, क्योंकि इनसे बनकर एक क्या होता है, परमाणु का निर्माण होता है इन तीनों पार्टिकल से। इसको आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। अब देखते हैं मूलभूत कणों के बारे में। मूलभूत कण अर्थात इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो एक चार्ट टाइप बना लेते हैं इसका। कण, संकेत चिन्ह, आवेश और लास्ट में द्रव्यमान। तो पहले देखते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को स्मॉल ई से डिनोट किया जाता है। इसमें -1 चार्ज होता है। इसका आवेश कितना होता है? -1, ऋण 1 होता है। इसका द्रव्यमान होता है 9.10 इंटू 9.109 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। प्रोटॉन, अगला देखते हैं न्यूट्रॉन। प्रोटॉन देख लेते हैं पहले। प्रोटॉन, इसको स्मॉल p से डिनोट किया जाता है। इसका चार्ज होता है +1 और इसका द्रव्यमान होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। आगे है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को स्मॉल n से डिनोट किया जाता है। इसमें कोई भी आवेश नहीं होता, 0 आवेश होता है। इसका द्रव्यमान होता है 1.674 इंटू 10⁻⁻27 kg। इन दोनों का, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो आवेश होता है, द्रव्यमान जो होता है वो लगभग समान रहता है। तो ये एक चार्ट हो गया इन तीनों के। क्योंकि इसमें -1 चार्ज होता है इसलिए यहाँ पर -1 केवल एक ऋणात्मक चिन्ह डाल देते हैं। और प्रोटॉन में +1 चार्ज होता है इसलिए प्लस चार्ज यहाँ लिख देते हैं, एक तो प्लस। और चूँकि न्यूट्रॉन में आवेश क्या होता है 0, तो यहाँ पर इसको दर्शाने के लिए 0 लिख देते हैं। इसका मतलब कोई भी चार्ज नहीं है। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सबसे हल्का होता है और जो न्यूट्रॉन होता है वो सबसे भारी होता है। ठीक है, तो ये था, देख लीजिए। इस चार्ट को आप पॉज करके वीडियो को नोट डाउन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का क्लास जिसमें हमने पढ़ा परमाणु संरचना। उम्मीद करता हूँ आप लोग को पसंद आया होगा मेरा ये क्लास। अगर आपको पसंद आया है मेरा क्लास तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हमें और मोटिवेशन मिलता रहे और हम ऐसे अच्छे क्लास आपके लिए बनाते रहें। धन्यवाद।